एक कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है, कंपनी के पास दो तरीके होते हैं कि वो पैसे रेज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि कंपनी अपना इक्विटी शेयर जो है वो डाइल्यूट कर सकती है, इक्विटी शेयर्स, नए इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। उसे हम लोग ओनर्स फंड भी बोलते हैं। और दूसरा तरीका है कि कंपनी डेट इशू कर सकती है, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है और कंपनी पैसा रेज कर सकती है। तो पहले तरीके को हम बोलेंगे ओनर्स फंड, और जो दूसरे तरीके से पैसा रेज होता है उसे बोलेंगे बोरोड फंड। तो ये ओनर्स फंड या बोरोड फंड, जिसको इक्विटी और डेट भी बोला जाता है, इसमें काफी सारे टर्मिनोलॉजीज है या काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है। यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम ये वाले चैप्टर में, चैप्टर 3 ऑफ रिसर्च एनालिस्ट में हम देखने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है टर्मिनोलॉजीज इन डेट एंड इक्विटी मार्केट। इक्विटी इन्वेस्टर्स जो रहते हैं कंपनी के ओनर्स रहते हैं, मतलब यहाँ पे उनको शेयर होल्डर्स भी बोला जाता है। और डेट इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो कंपनी के लेंडर्स होते हैं, मतलब ये लोग जो है वो कंपनी को पैसा देते हैं ऑन इंटरेस्ट बेसिस। Equity represents a risky long-term growth-oriented investment that can show high volatility in performance depending on how the underlying business is performing. हम अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो इन्वेस्टिंग होराइजन है वो लॉन्ग टर्म होराइजन होने वाला है। हम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोस्पेक्टस से करते हैं, मतलब हमारे दिमाग में क्या है कि कंपनी का आगे जाके ग्रोथ होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे पता होगी कि कंपनी का ओनरशिप और मैनेजमेंट तो अलग चीजें होती है। आप कंपनी के ओनर हो क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, लेकिन आप कंपनी में जाके कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस रन नहीं कर सकते। उसके लिए कंपनी ने एक हाईली प्रोफेशनल टीम अपॉइंट की हुई रहती है, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो डे टू डे बेसिस पे मैनेज करते रहते हैं। अभी अगर सपोज आगे जाके कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो लॉन्ग टर्म में आपके जो कंपनी के शेयर्स है उसकी वैल्यू कम हो सकती है। अंडरलाइंग बिजनेस मतलब जो बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। Debt represent a relatively lower risk, steady income oriented investment. Choosing between equity and debt is a kind of trade off. जब भी आप चूज करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, या इक्विटी ही होनी चाहिए कि सिर्फ डेट होना चाहिए, जब ये आप चूज करते हो तो इसी एक्टिविटी को ट्रेड ऑफ बोला जाता है। तो कुछ इक्विटी मार्केट के टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। फर्स्ट कम्स एज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने कितने अमाउंट के ऊपर एक शेयर जो है वो इशू किया हुआ है, क्या वैल्यू के ऊपर एक शेयर जो है वो इशू किया हुआ है, और उसके ओवर एंड अबाउट जो कंपनी आपके पास से पैसा लेती है उसका मतलब होता है कंपनी ने प्रीमियम चार्ज किया है। फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसके डिटरमिनेंट्स और पैरामीटर्स जो है वो सेबी ने डिसाइड किए हुए हैं। तो द नॉमिनल प्राइस ऑफ ए शेयर इज नोन एज फेस वैल्यू। नॉमिनल मतलब मिनिमम इतने का एक शेयर रहेगा ही। ओके, द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द डिविडेंड पेएबल ऑन द शेयर। और फेस वैल्यू एज पर सेबी कितनी होनी चाहिए, या तो 1, 2, 5 या 10 रुपया पर शेयर। तो फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपया है, और कंपनी ने बोला है कि हम 100% डिविडेंड दे रहे हैं। इन दैट केस डिविडेंड पर शेयर होता था 10 रुपया। अगर कंपनी ने बोला है फेस वैल्यू जो कंपनी की 10 रुपया है और डिविडेंड जो है वो कंपनी 150% दे रही है, इन दैट केस कंपनी पर शेयर के पीछे डिविडेंड देगी 15 रुपया। इसका मतलब जब कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना होता था तभी कंपनी परसेंटेज ऑन फेस वैल्यू डिक्लेयर करती थी, लेकिन नाउ दिस इज नॉट द केस। कंपनी को एग्जैक्टली कितना पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उतना बताना पड़ता है। जैसे कंपनी डिक्लेयर कर रही है ₹5 पर शेयर, इन दैट केस ₹5 मतलब 50% डिविडेंड हो गया ऑन द फेस वैल्यू। तो अभी परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है, वो स्ट्रेट वे डिक्लेयर होता है, क्योंकि एक्चुअली स्पीकिंग जब परसेंटेज में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमने बोला कि कंपनी का शेयर जो है वो ₹1 का है, जैसे फेस वैल्यू ₹1 की है, और अगर मैं परसेंटेज में बोलती हूँ कि कंपनी 500% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो एक नोशन जाता है कि 500% इन दैट केस कितना ही ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है, 500% का मतलब होता है ₹5।
नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के ऊपर हमने देखा है कि ये वाली एग्जाम में, जैसे एनआरएसएम रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो बुक वैल्यू मतलब एग्जैक्टली क्या होगा? बुक वैल्यू का मतलब होता है आपके बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं, करेक्ट? जो एसेट्स है मतलब कंप्लीट एसेट्स, आपके फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं या करंट एसेट्स हो सकते हैं। उसमें से आप सारी की सारी आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी जो भी आपने देनी है, जैसे आपने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होंगे तो उनको आपने दे दिया, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे जिसको हम लोग बैंक लोन या डिबेंचर होल्डर्स, इनके पैसे आपने दे दिए। उसके बाद जो पैसा बचा है जिसको हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। इसको डिटेल में जब चैप्टर 8 में हम कंपनी एनालिसिस करेंगे तभी और अच्छे से समझ लेंगे। एट द सेम टाइम उसके ऊपर काफी सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आप करोगे तो आपका जो यहाँ कॉन्फिडेंस है बुक वैल्यू को लेके वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट बुक वैल्यू। The ability of a company to meet its liabilities would depend upon the realizable value of its asset। मतलब अभी कितना कंपनी बाहर के लोगों का पैसा वापस करेगी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी वापस करेगी, वो किस पे डिपेंड करता है? तो आपके एसेट्स बेचने के बाद आपके हाथ में कितना पैसा बचता है। आपके एसेट्स की वैल्यू, अगर जो बुक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, तो आपके एसेट्स की बुक वैल्यू जो है ये है मे बी 100 करोड़। ओके, और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जो है जिसको आपको पैसे देने हैं, तो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जो है ये है 80 करोड़। तो आप अभी क्या बोलोगे? ओ, देखने के लिए तो अच्छा लग रहा है, नेटवर्थ 20 करोड़ का दिख रहा है, बहुत अच्छे से हमारे आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी है वो मीट हो जाएगी और कुछ ना कुछ पैसा जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी बचेगा। बट दैट इज नॉट द केस। हो सकता है बुक वैल्यू आपकी 100 करोड़ की दिख रही है, लेकिन मार्केट में जब भी आप ये एसेट सेल करने जाओगे तभी आपको 50 करोड़ मिलेंगे। इन दैट केस आपके आउटसाइडर्स लाइबिलिटी भी पूरी तरह से मीट नहीं हो रहे हैं, तो इन दैट केस नेटवर्थ पॉजिटिव आने के चांस तो बहुत ही दूर है। बुक वैल्यू जो है ये कॉन्सेप्ट एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, और वो मिसलीडिंग कौन सी कंपनीज या कौन से टाइप की इंडस्ट्री के लिए होगा वो हम इंडस्ट्री एनालिसिस में पढ़ेंगे। मार्केट वैल्यू दैट इज अ मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसको हम लोग करंट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, सीएमपी। If in a collective term, if you want to know the market value of a company, in that case हम market capitalization से उसे गेज करते हैं। market capitalization का मतलब होता है current market price into number of outstanding shares। outstanding shares इसके लिए क्योंकि जो shares आपके promoters के पास है वो लॉक्ड है, जब भी वो शेयर्स मार्केट में उतारते हैं बेचने के लिए वो टाइम पे उनको सेबी को उसका इंटीमेशन देना पड़ता है, वो डिस्क्लोजर्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स के पास हमेशा ही जो शेयर्स रहते हैं वो बड़ा चंक होता है। और इतना शेयर्स का चंक अगर उन्होंने मार्केट में उतारा तो पॉसिबल है कि सप्लाई बढ़ जाएगा और मार्केट में शेयर का प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, और उसका इम्पैक्ट अपने स्मॉल शेयर होल्डर्स को भी हो सकता है। टू अवॉइड दैट सेबी ने इसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए कि जब भी आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कंप्यूट करोगे तभी जो भी फ्लोटिंग कैपिटल है मार्केट में, मतलब जिसमें ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पे हो सकता है, वही शेयर्स आपको ध्यान में रखने हैं और करंट मार्केट के प्राइस के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। रिप्लेसमेंट वैल्यू, इसका मतलब है कि कंपनी अपने ओल्ड एसेट्स को बेचे एट द मार्केट प्राइस और नए को परचेज करे, तो जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब अगर पुराने सारे एसेट्स बेच दिए 100 करोड़ में और नए एसेट्स खरीदी किए 150 करोड़ में, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया आपका 50 करोड़ का। The price charged to replace an old assets with a new one having the same value is the replacement cost। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू। वॉरेन बफे जो है वो इक्विटी मार्केट के बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर माने जाते हैं, और वो अपने जो बर्कशायर हैथवे के मतलब अपने कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके हर साल एक लेटर लिखते हैं। वो लेटर बहुत मतलब अच्छे होते हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, और बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। 2008 में जब भी इन्होंने ये लेटर अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया था वो टाइम पे उन्होंने लिखा था कि बहुत सालों पहले बेंजामिन ग्राहम, बेन ग्राहम ग्राहम बोलते थे उनको, बेन ने मुझे एक
एक वैल्यू सिखाया था, एक एक थॉट सिखाया था, और उसका मतलब था प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब प्राइस वो है जो आप पे करते हो और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट में जाते हो, मे बी आप कोई एक रेप्यूटेड शॉप में चले गए या कोई ब्रांडेड शॉप में चले जाते हो, और आप एक शू देखते हो, और वो शू देख के आपको लगता है कि ओ ये शू जो है वो 2,000 का, लगते नहीं है 2,000 के, लगते हैं 5-6 हजार के रहेंगे। इसका मतलब वैल्यू जो है वो ज्यादा है, उसके लिए आप बहुत कम प्राइस पे कर रहे हो। तो जब आप कम प्राइस पे करते हो तो आप उसको अंडर वैल्यूड बोलते हो। और जितनी वैल्यू है उससे अब ज्यादा प्राइस जब वो रहती है वो एसेट की या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो हम उसको ओवर वैल्यूड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमेशा एज एन इन्वेस्टर यू शुड लुक फॉर एन एसेट विच इज अंडर वैल्यूड। जो मैंने आपको बताया वो हो गया कॉन्सेप्ट। ये है कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कौन से प्राइस पे आपको वो एसेट मिल रहा है। तो अगर एक मशीनरी की अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो मशीनरी मुझे एक पड़ा है 5 करोड़ का। फाइन। अभी इसमें से जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है वो 5 ईयर्स के लिए, मतलब 5 साल मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं। एवरी ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 1.5 करोड़ का मुझे उसमें से रिटर्न मिलने वाला है। 1.5 करोड़ मतलब मुझे एग्जैक्टली 5 ईयर्स में कितना रिटर्न मिलेगा? तो 5 ईयर्स में मुझे 7.5 करोड़ का रिटर्न मिलने वाला है। जब मुझे 5 ईयर्स में 7.5 करोड़ का रिटर्न मिलता है, तो मेरा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, अभी मैं बहुत सारी चीजें इग्नोर कर रही हूँ, मैंने जैसे बोला था कि आगे आने वाले सेशंस में हम इसको पढ़ने ही वाले हैं। बट अगर सपोज मैं रैंडम एक ओवरऑल अगर आइडिया ले रही हूँ, तो 5 करोड़ का मेरा आउटफ्लो है और 7.5 करोड़ का मेरा इनफ्लो है। तो 2.5 करोड़ का मेरा कैश इनफ्लो पॉजिटिव है कि नहीं? 2.5 करोड़ मुझे ज्यादा मिल रहे हैं। इन दैट केस आपका एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया है 2.5 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में डिवाइड की जाती है। तो 1 से लेके 100 तक बाय फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इतनी कंपनीज आते हैं उसे हम बोलेंगे लार्ज कैप कंपनी। 101 मतलब 101 से लेके 250 तक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जितनी कंपनी आएंगी उनको हम बोलेंगे मिड कैप कंपनीज। और 251 से लेके जितनी भी कंपनियां आगे आती है लिस्ट में, तो वो सारी कंपनियां आएगी एज अ स्मॉल कैप। तो ये सेबी का रूल है। कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि 20,000 करोड़ के ऊपर का जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो उसे हम बोलेंगे लार्ज कैप कंपनी। 5,000 से लेके 20,000 तक का अगर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इन दैट केस आपकी कंपनी को बोला जाएगा मिड कैप कंपनी। और 5,000 से अगर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है तो उन कंपनियों को बोला जाएगा स्मॉल कैप कंपनीज। Market cap is also used as an indicator of the size and importance of the stock market of a country. मतलब total market capitalization of all the companies listed together, इसका ये दिखाता है कि कंपनी या कंट्री में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी कंपनियां फंक्शन हो रही है। The ratio of market cap to GDP of a country is relevant measure for the purpose to evaluate whether the country's stock market is undervalued or overvalued. A value of all publicly traded companies को कंट्री के जीडीपी के साथ डिवाइड किया जाता है। इसे हमें कंट्री का स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड है ये समझने में मदद होती है। नेक्स्ट है एंटरप्राइज वैल्यू। इसके ऊपर काफी सारे कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज। Enterprise value refers to the overall value of the business. Since the business is funded by various sources of capital, मतलब capital कैसे आते हैं? Owners capital भी आ सकता है और borrowed capital भी आ सकता है। It is computed as a sum of the value of total capital employed in the business. Total capital employed is nothing but owners capital plus borrowed capital. Thus, enterprise value is defined mathematically as follows। मतलब अगर दोनों कैपिटल इतने ही इंपॉर्टेंट है, अगर बाहर का कैपिटल है तो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आपने कुछ ना कुछ मशीनरीज खरीदी होंगे, कुछ ना कुछ प्लांट सेटअप किए होंगे, कुछ ना कुछ एसेट्स लिए होंगे और जिसकी वजह से आप बिजनेस कर रहे हो। तो इसके लिए ओनर्स कैपिटल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बोरोड कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ अ कॉमन इक्विटी, मतलब रेगुलर इक्विटी शेयर्स
जिसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस अगर कंपनी लिस्टेड है। अब वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब अगर सपोज इसमें कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले शेयर्स इशूड है, ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी ही देर में आपको डीवीआर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो उनको भी आप ऐड कर दीजिए। प्लस वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड कैपिटल, जिसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, प्लस डेट, मतलब जो भी आपका बोरोड कैपिटल है, और उसमें से आप डिडक्ट करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी योर ईवी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, हम देख लेते, केस है यहाँ पे। डेट आप ऐड करोगे, प्रेफरेंस कैपिटल है आप ऐड करोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि आप इसको निकाल दीजिए तो आप डिडक्ट करोगे, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो भी है इसको भी आप डिडक्ट करोगे। द कंपनीज कॉमन इक्विटी कंप्राइजेस ऑफ 10 lakh shares with a face value of 10 rupees each. Okay, and these shares are currently traded at 340 rupees per share. मैंने क्या बोला था आपको, जो भी वैल्यू लेनी है यहाँ पे वो आपको करंट वैल्यू लेनी है, मतलब ट्रेडेड वैल्यू लेनी है। तो 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 10 रुपीज नहीं लोगे, तो आप 340 रुपीज जो करंट मार्केट प्राइस है उसका वो आप लेने वाले हो यहाँ पे। सो 10 लाख इंटू 340 का अगर आप करते हो तो 34 crores आते हैं। द प्रेफर्ड शेयर एंड डेट्स आर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज शोन एज amortized वैल्यू, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर शोन एट अ फेयर वैल्यू, व्हाट इज द एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब ईवी निकालना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो आपको, एंड डेट जो है वो आपको जो प्राइस दी है, अमोर्टाइज कॉस्ट मतलब जो प्राइस आपको दी गई है आपके क्वेश्चन में उसी को लेना है, और इक्विटी शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है वो आपको 340 रुपीज इंटू 10 lakhs ऐसे करना है। तो 34 crores प्लस 6.4 crore प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8.5 crore माइनस 2.5 माइनस 1.4, ऐसे करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आंसर है 45 crores। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्निंग्स, हिस्टोरिकल अर्निंग, ट्रेलिंग अर्निंग एंड फॉरवर्ड अर्निंग्स। अर्निंग मतलब प्रॉफिट्स, अर्निंग ऑफ प्रीवियस ईयर्स आर कॉल्ड हिस्टोरिकल अर्निंग्स। जो पुराने अर्निंग्स है, प्रीवियस ईयर्स के अर्निंग है, उनको हम हिस्टोरिकल अर्निंग कहेंगे। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की जब भी हम बात करते हैं तो ये अवेलेबल होते हैं दोनों के लिए, इक्विटी और डेट के लिए, बट डेट वही प्रपोर्शन में उनका जो इंटरेस्ट है वो अवेल करेंगे जो प्रपोर्शन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब अगर सपोज 10 crore के डेट्स है और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो डेट होल्डर्स का कितना परसेंट, कितना पैसा डेट होल्डर्स अपना ले सकते हैं, तो सिर्फ 1 crore ही ले सकते हैं, और अगर उसमें कुछ रीपेमेंट भी रहेगा तो वो रीपेमेंट का अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ओवर एंड अबाउ वो अपने कैपिटल, अपने अर्निंग्स के ऊपर हक नहीं बता सकते, क्योंकि बाकी जो भी पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है एट द प्रपोर्शन ऑफ देयर डिविडेंड। Trailing earnings refer to the earning of the latest 4 quarters calculated on the rolling basis. 4 क्वार्टर यहाँ पे कंपनी के रहते हैं। फर्स्ट क्वार्टर जो रहता है वो आता है आपका अप्रैल से लेके जून तक का, सेकेंड क्वार्टर आ गया आपका जुलाई से लेके सितंबर तक का, उसके बाद का क्वार्टर आता है आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का, और उसके बाद आएगा जैन से लेके मार्च तक का। आज मैं अक्टूबर के महीने में हूँ, इन दैट केस मुझे 4 क्वार्टर्स का रिटर्न अगर दिखना है, पिछले 4 क्वार्टर का, तो मुझे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जुलाई टू सितंबर का रिटर्न दिखेगा, अप्रैल टू जून तक का रिटर्न दिखेगा, पिछले साल का जो जैन टू मार्च का रिटर्न दिखेगा, और अक्टूबर टू दिसंबर का रिटर्न दिखेगा। मतलब मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ। आज अगर मैं 2022 में रहूंगी तो मुझे 2022 जुलाई टू सितंबर, 2022 अप्रैल टू जून, जैन टू मार्च, एट द सेम टाइम 2021 अक्टूबर टू दिसंबर का मुझे रिटर्न दिखने को मिलेगा। इसे हम बोलेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स। अर्निंग कंप्यूटेड बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शन आर कॉल्ड फॉरवर्ड अर्निंग्स। मतलब आगे के सालों में कौन से अर्निंग्स होने वाले हैं, हमारे क्या पैसा हमारे पास आ सकता है, कितना पैसा हमारे पास आ सकता है, ये जो एंटिसिपेशन मैनेजमेंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, इसे ही कहते हैं फॉरवर्ड अर्निंग्स। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके जो न्यूमरिकल्स हैं वो आने वाले लेक्चर्स में हम और भी ज्यादा अच्छे से कवर करने वाले हैं। जो भी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट है वो अभी कर लेंगे। ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इसलिए लेने हैं क्योंकि सारे ट्रेडेबल शेयर्स नहीं होते हैं। तो नेट प्रॉफिट जिसको हम पैट भी बुलाते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होने वाला है वो नेट प्रॉफिट रहेगा।
हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। ये होगा आपका ईपीएस का फॉर्मूला। हायर ईपीएस शोज हायर प्रॉफिटेबिलिटी। डेफिनेटली अगर आपका प्रॉफिट पैट ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम है, या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उतने ही हैं लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इसका असर जो है वो पॉजिटिव ईपीएस के ऊपर आएगा एंड इट विल शो अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी, बेटर अर्निंग्स फॉर द शेयर होल्डर्स एंड विल बी प्रेफर्ड ओवर शेयर्स ऑफ कंपनीज विद लोअर ईपीएस। तो दूसरी जो कंपनी है जिनके लोअर ईपीएस है उनके सामने आपकी कंपनी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ज्यादा अच्छी रहेगी। EPS इज ए सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन डिटरमाइनिंग शेयर्स प्राइस। मतलब जब भी अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़ता है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं, और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छा कर रही है, और इन दैट केस आपके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है उनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है कि ये कंपनी का ही शेयर मुझे चाहिए, इसी कंपनी का शेयर मुझे चाहिए। इन दैट केस कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो बढ़ते जाएगी, जितनी डिमांड ज्यादा उतनी शेयर प्राइस बढ़ेगी। डिविडेंड पर शेयर, इसको डीपीएस भी बोलते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट द परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, वो आपको पता है। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला था कि सेबी का रूल आ गया, उस हिसाब से डिविडेंड जो है वो डायरेक्टली डिक्लेयर किया जाता है। पहले वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए हुए हैं एनआईएसएम के बुक में, तो इसके लिए हमने इसे ऐसे ही रखा हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। पी अगर सपोज इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट जो है वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। अगर इंडस्ट्री पी से अपना जो कंपनी का पी लोअर है तो कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड कंपनी के स्टॉक जो है हमने खरीदने चाहिए। ये एक बहुत ज्यादा रैशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं होता है। जब भी एक कंपनी में लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तभी काफी सारे अदर पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं, पी नॉट द ओनली पैरामीटर, बट यस पी कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो प्राइस का मतलब है यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस, टू अर्निंग रेशियो का मतलब है पी डिवाइडेड बाय ई, मतलब करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। और करंट मार्केट प्राइस तो आपको मालूम ही होती है कि जो कंपनी लिस्टेड है उसके सीएमपी निकालना इज नॉट अ वेरी बिग डील। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। नेक्स्ट है प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये पॉसिबल है कि आपकी कंपनी जो है वो बहुत टाइम से प्रॉफिट नहीं कर रही है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो कंपनी नई है तो सेल्स है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, जैसे आपने सारे स्टार्टअप्स को देखा हुआ है, काफी सारे कंपनी के सेल्स बहुत अच्छे हैं, उन लोग का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, उनका कॉम्पिटिटिव एज है, लेकिन उनके ऑपरेटिव कॉस्ट इतने ज्यादा होने की वजह से उनका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। इन दैट केस प्राइस टू सेल्स रेशियो देखा जाता है, और जब प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर बेटर है, इन दैट केस आप ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब भी कोई लिस्टेड कंपनी भी है और जिसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है कई सालों से या थोड़े साल से, इन दैट केस प्राइस टू सेल्स रेशियो एक इंडिकेटर हो सकता है कि कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है कि नहीं। कलेक्टिव वे में अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो, इन दैट केस करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिवाइडेड बाय टोटल एनुअल नेट सेल्स। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, बुक वैल्यू के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर प्राइस आपको पता है, नेटवर्थ अगर आपको पता है, तो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, बिकॉज प्राइस टू नेटवर्थ ये भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ही है, बिकॉज नेटवर्थ इज नथिंग बट बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो आप बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। बुक वैल्यू निकालने के लिए आप नेटवर्थ ले सकते हो, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर करेंगे तो भी आपको मिलेगा, या तो असेट्स टोटल कर दीजिए माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स करेंगे तो आपको पर बुक वैल्यू पर शेयर मिलेगा। और प्राइस तो आपको मालूम है करंट मार्केट प्राइस। यहाँ पे एक लिमिटेशन है ये रेशियो का, क्योंकि बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, बुक वैल्यू वो होती है जो बुक में दिख रही है, वो करंट वैल्यू नहीं है या वो मार्केट वैल्यू नहीं है आपके एसेट्स की। इसके लिए ये थोड़ा सा मिसलीडिंग भी हो सकता है, तो यही उसका ड्रॉबैक है कि बुक वैल्यू जो है वो हिस्टोरिकल वैल्यूज होती है।